हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना एसएससी जेई का सेशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो कवर किया था उसमें हमने वाटर डिमांड, सोर्सेज एंड कन्वीनियंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को कवर किया था, जिनको हमने बिल्कुल डिटेल एंड कंसेप्ट वाइज समझने की कोशिश की थी। जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे उसको हम इस पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे डियर। हमारा टारगेट बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं। क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल वाइज कवर करेंगे और विद कंसेप्ट वाइज कवर करेंगे। क्लियर है? तो अगर अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट कवर नहीं किया है तो पहले आप प्रीवियस पार्ट को कवर कीजिएगा। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशन की। आज के इस सेशन का ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चंस कब पूछा गया था? एसएससी जेई 2016 के अंदर पूछा गया था। हालांकि जो ये क्वेश्चंस है आपके सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं है, बट ये आपके पास एक कॉमन क्वेश्चंस है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है? विच डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर द एक्जीक्यूशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी, कि इसमें से कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो क्या करता है आपके वाटर सप्लाई और आपके सैनिटरी वर्क का कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का ध्यान रखता है। क्लियर है? तो इसमें कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, आइए अब इनके बारे में जानते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत देश में, तो जो भारत देश है ये आपका किस में बंटा हुआ है? आपके डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में बंटा है। क्लियर है? तो ऑब्वियसली बात है जो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उनको भी आपके स्टेट वाइज और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट वाइज को डिवाइड किया गया है। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे मेनली दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें हम पहले बात करते हैं आपके स्टेट डिपार्टमेंट की और दूसरी बात करेंगे हम आपके सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे हमने कुछ यही मेंशन करने की कोशिश की है कि सर डिपार्टमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो डिपार्टमेंट हमारे पास मेनली दो टाइप्स के डिपार्टमेंट होते हैं। बड़े ध्यान से लिखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके पास मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब ये डिपार्टमेंट कौन से होते हैं ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट यहाँ पर है वो है आपके पास स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कौन सा सर? स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, मैं छोटा छोटा लिखूंगा ताकि आपको शॉर्ट में भी लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और दूसरा आता है आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, ये बात आप जान लीजिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी? आपकी स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। तो जो आपके पास स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उसके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट इंक्लूड होते हैं आपको पहले ये जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? पहले स्टेट आएगा, स्टेट से ही तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बना होगा। तो स्टेट में जो आपके पास डिपार्टमेंट आते हैं उनके हम डिस्कशंस करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। इसमें अगर हम बात करते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, जिसका हेड ऑफ इंचार्ज किसके पास होता है? आपके मुख्यमंत्री के पास और वहां के गवर्नर के पास होता है। क्लियर है? उसी तरह से हम सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो सेंटर का जो डिपार्टमेंट हो किसके अंडर होता है? आपके मिनिस्टर के अंदर होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर और आपके प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबसे पहला जो डिपार्टमेंट आता है आपके पास वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया है कि ये सिर्फ स्टेट के मुख्यमंत्री जी ही इसको हैंडल करेंगे और गवर्नर साहब ही हैंडल करेंगे। डिपार्टमेंट का भी अलग से एक मंत्री होता है। जैसे आपका पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होगा आपके पास, आईपीएच मिनिस्टर होंगे आपके पास, अलग अलग उसी तरह से। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले आता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स बनती है, यानी कि स्टेट की जितनी भी सर हम बिल्डिंग्स बनाते हैं और जितने भी आप रोड बनाते हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन एंड जो मेंटेनेंस है वो कौन केयर करता है? उसका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट केयर करता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेकंड डिपार्टमेंट की, तो सेकंड डिपार्टमेंट आपके पास आईडी डिपार्टमेंट आता है। आईडी डिपार्टमेंट का मतलब होता है आपके पास इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या कि जो भी आपकी स्टेट में जितने भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वर्क कर रहे होंगे, जितने भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वर्क कर रहे होंगे तो उसका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कौन करेगा? आपका आईडी डिपार्टमेंट करेगा। तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि उसका सी से हो गया कंस्ट्रक्शन, एम से हो गया मेंटेनेंस, कौन केयर करेगा? आपका पीडब्ल्यूडी करेगा। जैसे देखा होगा आपने ह्यूमुडा की जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हो किसके अंडर आती हो? पीडब्ल्यूडी के अंडर आती है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड डिपार्टमेंट आता है आपके पास वो आता है आपके पास पीएचई यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग।
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। अब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में क्या आता है कि जितने भी आपके सैनिटरी वर्क्स होते हैं और आपके वाटर सप्लाई वर्क होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन और उसका मेंटेनेंस कौन करता है? आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग करते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। इसके अंदर आते हैं सर आपके पास सैनिटरी वर्क आता है, ठीक है, सैनिटरी वर्क आता है, और दूसरा आपके पास वाटर सप्लाई आता है। दूसरा क्या आता है? वाटर सप्लाई आता है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस है, इसका जो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस है कौन देखता है? वो आपके पास PHE देखता है, यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग देखता है। उसके बाद एक और डिपार्टमेंट आता है, जैसे आपके पास स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। तो जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो भी वर्क होता है आपके पास, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करना, मतलब वन पॉइंट से अनदर पॉइंट उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो उसका सब कौन करता है? उसका SEB करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास लास्ट डिपार्टमेंट, और लास्ट डिपार्टमेंट कौन सा आता है आपके पास? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, SWD, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो इसके अंदर आ सकता है आपके पास सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मैं E लिखता हूँ, ठीक है। तो किसके अंदर आता है? आपके पास स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर आता है, ठीक है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कि जितने भी आपके पास जो वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? आपके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो आपके पास डिपार्टमेंट दिए थे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में बिल्डिंग और रोड आता है, तो बिल्डिंग और रोड की जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करता है वो कौन करता है? पब्लिक वर्क। नहीं, तो ये तो नहीं होगा सर। दूसरा बोला सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सिर्फ वेलफेयर प्रोग्राम से रिलेटेड होता है, तो सर ये भी नहीं आता है। तीसरा बोला उसने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या आता है? वाटर सप्लाई और सैनिटरी वर्क का जितना भी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस होता है उनके देखरेख कौन करता है? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग करता है, तो ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। तो अगर मैं बात करता हूं ये सारे के सारे जितने भी आपके पास यहाँ पे नेम दिए गए हैं सब किसके अंदर आते हैं? आपके पास स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, SGD का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ डिपार्टमेंट को आपको इसी तरह से इंक्लूड किया गया है। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, अब इन सभी डिपार्टमेंट को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा जिस तरह से आपके स्टेट के अंदर PWD होता है उसी तरह से आपके सेंटर में CPWD होता है। क्या होता है? CPWD। तो अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको चीजें जल्दी लर्न हो जाएगी। CPWD क्या होगा भाई? CPWD आएगा। CPWD क्या हो गया आपके पास? ये हो गया आपके पास सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो सेंटर की जितनी भी बिल्डिंग्स होगी, आपके रोड होगे, किसके अंदर आएगा? आपके पास CPWD। तो ये आपके पास इसमें रोड भी आ गया सर, और इसके अंदर आपकी बिल्डिंग भी आ गई, ठीक है। इसका जो भी काम करता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वो कौन करता है? CPWD करता है। अगर हम बात करते हैं सर इसके सेकंड डिपार्टमेंट की, तो सेकंड डिपार्टमेंट कौन सा आ गया इसमें? ये आ गया आपके पास पब्लिक, आपके पास सॉरी पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। तो यहाँ पूरा लिख देता हूं मैं, P से हो गया पोस्ट एंड टेलीफोनिक कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। जो पोस्ट टेलीफोनिक कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है वो किसके अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। उसके बाद एक और डिपार्टमेंट होता है आपके पास MES डिपार्टमेंट होता है। MES होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट। एक और डिपार्टमेंट होता है आपके पास नेशनल NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC। और एक और डिपार्टमेंट होता है आपके पास दैट इज NHPC और NTPC। NHPC क्या है? ये नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशंस है आपके पास, PC एंड NHPC। और लास्ट में क्या है आपके पास? इंडियन रेलवे हो गया। लास्ट क्या हो गया हमारे पास? इंडियन रेलवे हो गया। क्लियर है। अब देखिएगा जो आपके पास ये पोस्ट एंड टेलीफोनिक कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, तो इसके अंदर क्या आता है कि इसके अंदर जितने भी आपके पास जितने भी पोस्ट टेलीफोनिक डिपार्टमेंट है उसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस किसके अंदर आता है? PTCP के अंदर आता है। उसके बाद MES होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, यानी कि जितने भी आपके मिलिट्री के कार्य किए जाते हैं, उनकी बिल्डिंग बनती है,
जितना भी आर्मीज एरिया होता है किसके अंडर आता है, MES के अंदर आता है। उसके बाद बात करते हैं NTPC। NTPC किससे रिलेटेड है, ये आपके थर्मल पावर स्टेशन से रिलेटेड है। थर्मल पावर स्टेशन में जितना भी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस होता है वो किससे रिलेटेड आता है, आपका NTPC से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है NHPC। NHPC मतलब पावर कॉर्पोरेशन, जो पावर कॉर्पोरेशन की जितनी भी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस वो किसके अंडर आती है, वो NHPC के अंडर आती है। उसके बाद आता है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे इट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर जो जितनी भी इंडियन रेलवे के क्राइटेरिया में बिल्डिंग भी हो सकती है, ब्रिज भी हो सकता है, टनल भी हो सकता है, कलवर्ट भी हो सकता है, वाटर सप्लाई भी हो सकता है, सैनिटरी वर्क भी हो सकता है आपके पास, और परमानेंट वे भी हो सकता है, वो सब किसके अंडर आता है, वो आपके इंडियन रेलवे के अंडर आता है। क्लियर है। तो इस तरह से जितने भी टाइप्स के थे और जितने मैंने पॉइंट्स बताए और जो मैंने लिखे नहीं है आप उसको ऐड भी कर सकते हो। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्लियर है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। ऑन द पीक हावरली डिमांड, आपको क्या निकालना है, पीक हावरली डिमांड, व्हाट इज द मैक्सिमम डेली कंजप्शंस फॉर द सिटी विच हैव एवरेज डेली कंजप्शंस ऑफ 1 लाख। एक मतलब आपके पास कितनी टोटल कंजप्शन दे दी है, 1 लाख की कंजप्शंस दे दी गई है। तो यहाँ पर मैंने आपके पास वेरियस टाइप्स के क्या बताए थे, वेरिएशन बताए थे, यानी कि टाइप्स ऑफ वेरिएशंस हमने डिस्कस किया था। प्रीवियस में भी बताया था कि सर ये आपके पास मैक्सिमम हावरली वेरिएशंस भी हो सकता है, MHV भी लिख सकता हूं, और इसी को मैं MHD भी लिख सकता हूं, यानी कि मैक्सिमम हावरली डिमांड। ठीक है, वेरिएशन का हो या डिमांड का। उसके बाद आपके पास क्या हो सकता है, मैक्सिमम हावरली डिमांड के बाद ये आपके पास डेली डिमांड भी हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम डेली वेरिएशन भी हो सकता है, और इसको मैं MDD भी बोल सकता हूँ। तीसरा आपके पास मैक्सिमम डे के बाद क्या आ सकता है, वीकली वेरिएशन भी हो सकता है, और इसको मैं मैक्सिमम वीकली डिमांड भी कह सकता हूँ। वीकली के बाद आपके पास मंथली भी हो सकता है, मैक्सिमम मंथली वेरिएशन भी हो सकता है, या फिर मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम मंथली डिमांड भी कह सकते हैं। क्लियर है। तो आज जो आपसे जो क्वेश्चंस पूछा गया हो, कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया है, मैक्सिमम हावरली डिमांड का पूछा गया है। क्लियर है। तो देखिएगा, जब हम बात करते हैं मैक्सिमम हावरली डिमांड की, ठीक है, तो मैक्सिमम हावरली डिमांड को मैं पूरा लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जिसको हम क्या कह सकते हैं, MHD। तो ये क्या होता है आपके पास, तो ये होता है आपके पास 2.7 इंटू, मैं पूरा लिख रहा हूं, इंटू एनुअल एवरेज हावरली डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2.7 इंटू एनुअल एवरेज हावरली डिमांड कितनी है आपके पास, 1 लाख है। तो जब आप यहाँ पे 1 लाख काउंट करोगे तो यहाँ पर एक 10 आ जाएगा, एक आपका माइनस हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास 1/4 भी नहीं रहेगा, 2 लाख भी नहीं रहेगा आपके पास, ये भी नहीं रहेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ये सब कैसे हुआ है। आप सभी जानते हैं कि जो आपके पास मैक्सिमम हावरली डिमांड होता है वो क्या होता है आपके पास, वो होता है आपके पास 1.5 इंटू एनुअल एवरेज डिमांड होता है, या ठीक है, या आप लिख सकते हैं एनुअल हावरली डिमांड लिख सकते हैं। ठीक है, एनुअल हावरली डिमांड। अगर मैं बात करता हूं एनुअल हावरली डिमांड को कैलकुलेट करना चाहूं तो ये हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम डेली डिमांड। डेली को करने के लिए, डे को कन्वर्ट करने के लिए इसको 24 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है। अब आप सभी जानते हैं कि जो मैक्सिमम डेली डिमांड होता है वो क्या होता है, 1.5 इंटू 1.8 कुछ यही होता है आपके पास, तो आ जाएगा डिवाइड बाय 24। अब इसको मुझे 24 को किस में कन्वर्ट करना है, हार में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 24 से करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब मैं काटूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2.7 एनुअल एवरेज हावरली डिमांड के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से जो मेरे पास आएगा मैक्सिमम हावरली डिमांड इज इक्वल टू 2.7 एनुअल एवरेज हावरली डिमांड आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा आपके पास वो डी आएगा। क्लियर है। अगर मैं इसके वेरिएशन फैक्टर के बताना चाहूँ तो मैक्सिमम हावरली का जो वेरिएशन फैक्टर होता है वो आपके पास 1.5 होता है। अगर मैं डेली का देखना चाहूँ तो डेली का सर 1.8 होता है। अगर मैं वीकली का देखना चाहूँ तो सर मेरे पास आपके पास 1.48 होता है। मंथली का देखना चाहूँ तो मेरे पास 1.28 होता है। क्लियर है। दिस इज द वेरिएशन फैक्टर। बट इस वेरिएशन फैक्टर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, 1.5 को एनुअल एवरेज हावरली डिमांड में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है। तो आपको ये वाला रिलेशंस भी याद रखना है।
क्लियर है। अगर वो फैक्टर बोलेगा तो फैक्टर तो आपके पास 1.5 ही आएगा, बट विद रिस्पेक्ट टू बोलेगा एनुअल लेवल हावरली डिमांड के रिस्पेक्ट में तो आपका फैक्टर हो जाएगा 2.7 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका जो डी इज द राइट आंसर। अब यहां पर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इज डिजाइन। किसकी बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स की। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस में कवर कर दिया है, यानी कि जितने भी आपके पास वाटर सप्लाई के यूनिट्स थे उनको सभी को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है आपके पास, वो किसकी बात की जा रही है, आज बात की जा रही है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स की। किसकी बात की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स की बात की जा रही है। और याद रखना जो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स है इसको जो डिजाइन किया जाता है, किसके लिए डिजाइन किया जाता है, ये क्वेश्चंस बहुत बारी पूछा गया है। डिजाइन फॉर टोटल वाटर डिमांड के लिए। किसके लिए, टोटल वाटर डिमांड के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया है आपके पास, दैट इज TWD। अब जो TWD होता है ये ग्रेटर होता है। ये क्या होता है आपका, ग्रेटर होता है। किस का ग्रेटर होता है, या मैक्सिमम लिख लो आपका। TWD मतलब टोटल वाटर डिमांड ग्रेटर होता है आपका मैक्सिमम हावरली डिमांड का और आपके कोइंसिडेंट ड्राफ्ट का। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट का, किसका, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट का। अब यहाँ पे स्टूडेंट का और एक और डाउट कि सर ये ड्राफ्ट क्या होता है। ड्राफ्ट भी एक टाइप्स की डिमांड ही होती है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे कोइंसिडेंट ड्राफ्ट बोलते हैं तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, इट इज द समीशन ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस आपके पास फायर डिमांड होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है सर, टोटल वाटर डिमांड के लिए डिजाइन किया जाता है। टोटल वाटर डिमांड क्या होता है, ग्रेटर ऑफ मैक्सिमम हावरली डिमांड होता है एंड आपका कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट भी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ डिमांड ही है। ठीक है, जो क्या होता है, समीशन ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होते हैं कितने सालों के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ये आपके 30 ईयर्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से देखिएगा, एवरेज डेली के लिए तो कभी भी डिजाइन नहीं किया जाता है। दूसरा आपके एनुअल पीक के लिए, हाँ एनुअल पीक बोला, नहीं एनुअल पीक नहीं होगा। अगर दूसरा बोला मंथली पीक, नहीं सर। दूसरा बोला मंथली हावरली डिमांड ऑन द मैक्सिमम ऑफ द डे, हाँ वो हावरली पे बात करता है। वो आपका डे का मतलब एक दिन का जो मैक्सिमम हार होगा वो भी हो सकता है और एक मंथ का जो आपका पीक हार्स हो सकता है वो भी हो सकता है। तो आप किसके लिए डिजाइन करोगे, तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दिखने को मिलेगा वो आपके पास डी मिलेगा। क्लियर है। और अगर इसका जो पूरा कंसेप्ट है वो ये है। क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपके पास, डी इसका राइट आंसर हो गया है। मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम विल कलेक्ट द रेन वाटर, कि जो आपका ड्रेनेज सिस्टम होते हैं वो किस टाइप का रेन वाटर कलेक्ट करता है, मतलब कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है जो रेन वाटर को कलेक्ट करता है। मोस्टली जो हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम होते हैं वो आपके पास 3 टाइप के होते हैं। देखिएगा, जो आपके पास ये मेन जो पार्ट होता है, आपके किसी भी एरिया का जो मेन पार्ट होता है वहां से जो आपका वाटर फ्लो करता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को आप प्राइमरी ड्रेनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी ड्रेनेज सिस्टम, ये मैं पूरा लिख देता हूं, प्राइमरी ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। और यही वो सिस्टम है जो आपके क्या करता है, रेन वाटर्स को कलेक्ट करता है। किसको कलेक्ट करता है, रेन वाटर को कलेक्ट करता है। और इसमें क्या होता है आपका, लार्ज एरिया इज इंक्लूड, लार्ज एरिया क्या होता है यहाँ पर, इंक्लूडेड होता है। क्लियर है। अब जो आपके पास ये लार्ज एरिया होता है इसके साथ कुछ सब मेन्स भी कनेक्टेड होते हैं। देखिएगा, ये आपके पास मेन एरिया था, मेन एरिया से कुछ सब मेन एरियाज कनेक्ट थे और सब मेन से कुछ आपके पास और कुछ लेटरल पार्ट्स आपका कनेक्टेड था। ठीक है, तो उस पार्ट्स को जो कनेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, उस पार्ट को आपका सेकेंडरी ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज नॉन एज सेकेंडरी ड्रेनेज सिस्टम। सेकेंडरी ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे आप। कौन सा सिस्टम बोलेंगे, सेकेंडरी ड्रेनेज सिस्टम। सर सेकेंडरी ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है, सेकेंडरी ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है कि ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ द स्मॉल ड्रेन
इट इज द नेटवर्क ऑफ स्मॉल ड्रेन का नेटवर्क है। बट अगर हम बात करते हैं प्राइमरी ड्रेन, तो इट इज द जो नेटवर्क है ये लार्ज पाइपलाइंस का यह पूरा एरिया का एक नेटवर्क होगा। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पर इसका जो थर्ड पार्ट जो कनेक्ट होता है वो आपके पास क्या रहता है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका टर्शरी रहता है। ठीक है, कौन सा रहता है, टर्शरी, देखिएगा ये, तो इसी को हम बोलते हैं दैट इज टर्शरी ड्रेनेज सिस्टम। कौन सा सिस्टम, टर्शरी ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, टर्शरी ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ड्रेनेज सिस्टम मालूम हुआ, पहला होता है आपके पास प्राइमरी ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा होता है सेकेंडरी ड्रेनेज सिस्टम, तीसरा होता है टर्शरी ड्रेनेज सिस्टम। टर्शरी ड्रेनेज सिस्टम क्या काम करती है, ये वाटर्स को कलेक्ट करती है और डिलीवर करती है फ्रॉम वन और मोर आउटफॉल पॉइंट ऑफ द सेकेंडरी ड्रेनेज सिस्टम। तो ये भी यहाँ पर अब इसका फंक्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये क्या करती है सर, ये वाटर को कलेक्ट करती है, वाटर कलेक्टेड एंड डिलीवर्ड फ्रॉम वन और मोर आउटफॉल पॉइंट टू सेकेंडरी ड्रेनेज। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे थोड़े से क्लियर होने चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ से आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ पार्ट आपका मेन से आएगा, कुछ सब मेन से आएगा, और आपको फाइनली कहाँ पे मिलेगा, आपका मेन सब मेन में। इसी तरह से कुछ यहाँ से भी आपका इंक्लूड कुछ इस तरह से होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में यही तो पूछा था कि विच टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम कलेक्ट रेन वाटर, कि कौन सा ड्रेनेज सिस्टम आपके रेन वाटर्स को कलेक्ट करता है। जिसका एरिया लार्ज होगा वही आपका रेन वाटर्स को कलेक्ट करेगा, उसी को हम प्राइमरी ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो वो था आपके पास प्राइमरी। दूसरा आता है सेकेंडरी ड्रेनेज सिस्टम। तो सेकेंडरी ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है, ये एक नेटवर्क है जिसमें आपके पास बहुत छोटे छोटे ड्रेन्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। क्लियर है। तीसरा आता है टर्शरी ड्रेनेज सिस्टम। तो टर्शरी ड्रेनेज सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपका वाटर्स को कलेक्ट किया जाता है और डिलीवर किया जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर आउटफॉल टू द आपका सेकेंडरी ड्रेनेज सिस्टम के लिए। क्लियर है। तो इसी को आपको ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन फर्स्ट 3 कंटिन्यूअस ईयर्स। फर्स्ट 3 कंटिन्यूअस ईयर्स की बात कर रहा है, 6000, 8000, 10,000 रिस्पेक्टिवली। पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन द 4th कंटिन्यूअस ईयर्स अकॉर्डिंग टू। तो आपको चौथे साल की कंटिन्यूअस पॉपुलेशन निकालनी। हालांकि मैं मान के चलता हूं कि जो मेरा पहला साल आया होगा 1980 में आया होगा, दूसरा जो उसने रिवाइज किया होगा वो आपका 90 में, तीसरा 2000 में, और तीसरा आपके पास 2010 में, और चौथा आपका 2020 में हुआ होगा। कुछ ऐसी हम बात करते हैं। क्लियर है। तो उसने पूछा है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, दोबारा से ये ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड की बात कर रहा है। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड को हम GIM मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। और यही एक ऐसा मेथड है, इट इज आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं इसको, नॉन एज, आपको बोल सकते हैं सर कंपाउंडिंग मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं इसको, कंपाउंडिंग मेथड भी बोलते हैं। हो सकता है इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कंपाउंडिंग मेथड के ऊपर। इस मेथड का यूज कहाँ करते हैं, इट यूज्ड जहां पे क्या हो, इट यूज्ड वेयर न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग सिटी में, न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग सिटी में करते हैं। ठीक है, रैपिडली ग्रोइंग सिटी के अंदर करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो इसका dp/dt रहता था, यानी कि dp/dt क्या रहता था सर, कांस्टेंट रहता था आपका डेकेड टू डेकेड, कांस्टेंट रहता था आपका डेकेड टू डेकेड। ठीक है। और जब हम बात करते थे अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक का जो dp/dt था, चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम टू टाइम चेंज हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेके टू डेके चेंज होता था, यानी कि हर 10 साल बाद होता था। क्लियर है। तो इतनी जो डिटेल एनालिसिस थी वो आपने जान ली है। यूजिंग दिस फॉर्मूला इज Pn इज इक्वल टू P0 इज आपके पास 1 + R/100। R क्या है आपके पास, परसेंटेज ग्रोथ रेट है। R है परसेंटेज ग्रोथ रेट। तो परसेंटेज ग्रोथ रेट को कैसे निकालते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। कितना इंक्रीज हुआ, पहले लिखोगे आप इंक्रीज इन पॉपुलेशंस,
इंक्रीज इन पॉपुलेशंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशंस, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, तो उससे क्या निकल जाएगा आपका परसेंटेज ग्रोथ रेट फाइंड आउट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया गया है, अब वो चीज आपको समझनी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिएगा पहले जो बात कर रहा है उसमें ईयर्स काउंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर ईयर, किसकी बात चला रहे हैं वो, ईयर्स की, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ईयर। ईयर्स के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, पॉपुलेशंस आ जाएगा। पॉपुलेशंस के बाद एक और टेबल बनेगा आपका किसका, इंक्रीज इन पॉपुलेशंस का, तो यहाँ पे बना दो इंक्रीज इन पॉपुलेशंस, कितना इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज के बाद क्या हुआ आपके पास, इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशंस, जिसको आप परसेंटेज ग्रोथ रेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आर आप यहां से निकालोगे। ईयर्स, फर्स्ट ईयर में जो पॉपुलेशन थी आपके पास वो कितनी थी, आपके पास 6000 पॉपुलेशन थी, तो यहाँ पे 6000 लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। अगर मैं सेकंड ईयर की बात करता हूं तो सेकंड ईयर में कितनी थी आपकी पॉपुलेशन, वो 8000 हो गई है। अगर मैं बात करता हूं सर तीसरे ईयर में, तो तीसरे ईयर में आपकी पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 10000 हो गई है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है फोर्थ ईयर कि आपको फोर्थ ईयर की पॉपुलेशंस को फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा कितना इंक्रीज हुआ, 6 और 8 में कितना इंक्रीज होगा आपके पास, 2000। 8 और 10 में कितना इंक्रीमेंटल हुआ सर आपका, 2000 हुआ। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ग्रोथ रेट। तो परसेंटेज ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा आपके पास, इंक्रीज इन पॉपुलेशन 2000, इसको मैं x से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसको ये x1 हो गया मेरे पास, ये x2 हो गया। ठीक है, तो और आपके पास कितना इंक्रीज हुआ, 2000 का इंक्रीमेंटल हुआ, तो 2000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना है, 6000 है, तो 6000 कीजिएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 33.33 आ जाएगा, 1/3 मतलब 33.33। उसी तरह से जब हम बात करते हैं x2 के लिए, तो x2 के लिए आपके पास कितना इंक्रीमेंटल हुआ था, आपके पास सर अगेन 2000 इंक्रीमेंटल हुआ, कितना ओरिजिनल है, 2000 के लिए 8000 है, तो आप ये 8000 कीजिएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1/4 आ गया, तो 1/4 आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25% आ जाएगा। ठीक है, मैंने परसेंटेज में ही डायरेक्ट क्या कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया है। क्लियर है, तो आपके पास क्या निकल गया, यहाँ पर परसेंटेज ग्रोथ रेट भी आपने फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर है, तो जब हम r यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ग्रोथ रेट, तो n की पावर इज r1 इंटू r2 करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो n कितना, एक ही है, r1 कितना है आपके पास 33.33 इंटू 25। क्लियर है, तो इसका आप रूट इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिएगा मैं कैलसी से कर रहा हूं, तो यहाँ पे 33.33 इंटू 25 रूट करेंगे आप, तो कितना रहेगा पे 28.86 आ जाएगा, 28.86 आ जाएगा। क्लियर है, आप कहो तो एज ए परसेंटेज में फाइंड आउट करना चाहो तो r/100 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड बाय 100 कर दीजिएगा, तो आपके पास 0.28 समथिंग आ जाएगा। क्लियर है, अब आपको फोर्थ के लिए निकालना है, तो इसी फॉर्मूले को आपको निकालना है सर फोर्थ के लिए, तो यहाँ पे 4 हो गया, तो आपको p थर्ड पता होना चाहिए, इज 1 + r/100 की पावर n पता होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं n ले लेता हूँ। p4 p3 कितना था आपके पास सर 10000 था, तो यहाँ पे 10000 हो गया है। 1 + r कितना था सर 28.86 था, डिवाइडेड बाय 100 था, n कितना था सर 1 था, तो आप सॉल्व कीजिएगा, +1 कीजिएगा इंटू 10,000 कीजिएगा, तो आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 128.607 कुछ यही आ रहा है आपके पास, 12,886.60, तो 11,000 नहीं हो सकता है, 12,000 भी नहीं हो सकता है, 14,000 भी नहीं हो सकता है, तो नियर अबाउट जो आंसर मिला है मुझे वो पास क्या मिला है आपका, सी आंसर मिल गया है। ये जो मैंने थ्योरी पार्ट्स लिखा है ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड जो हमें वैल्यू किस तरह देता है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज की जो वैल्यू होती है वो मोर देन होती है आपके पास अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड की। ये हमें कैसी वैल्यू देता है, ये सर हमें लेसर वैल्यू देता है। अगर ये हमें GIM की बात करते हैं तो सिर्फ हमें कैसी वैल्यू देता है, इसके कंपेयर में हायर वैल्यू देता है। क्लियर है, ये पॉइंट्स भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज यूज्ड फोरकास्ट द पॉपुलेशन इन ओल्ड एंड वेरी लार्ज सिटी। क्लियर है, ओल्ड के लिए बात कर रहा है और लार्ज के लिए बात कर रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिएगा ध्यान से, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपके पास।
AIM हमने पहला मेथड करा, दूसरा मेथड हमने GIM करा जो इंपॉर्टेंट है, और तीसरा मेथड आपने इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड किया। अगर मैं बात करता हूं इसकी इन दो मेथड की, तो ये दोनों मेथड किस पे बेस्ड है, आपके एजम्पशंस पे बेस्ड है, बट आपके पास इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड ये एजम्पशंस पे बेस्ड नहीं है। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना है कि इट इज बेस्ड अपॉन एजम्पशंस। तो सबसे पहला है जो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है, इसको हम अर्थमेटिक मीन मेथड्स भी बोल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन प्रोग्रेशन मेथड भी बोल सकते हैं। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड को हम कंपाउंडिंग मेथड भी बोल सकते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड भी बोल सकते हैं। क्लियर है? देखिएगा पहली एजम्पशंस क्या थी सर यहाँ पर कि जो dp/dt होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा फॉर टाइम टू टाइम, फॉर टाइम टू टाइम, पूरा लिख देता हूं, फॉर कांस्टेंट टाइम टू टाइम रहता है। बट जब हम बात करते हैं GIM में, तो GIM में भी सर dp/dt रहता था, वो आपका क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था, कांस्टेंट रहता था, बट फॉर डेकेड टू डेकेड, डेकेड टू डेकेड रहता था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन एजम्पशंस, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एजम्पशंस, बट ये आपकी एजम्पशंस पे बेस्ड नहीं था, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एजम्पशंस। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हुआ आपके पास। उसी तरह से जब हम बात करते थे अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड की, तो इसका यूज हम कहाँ करते थे, इसका यूज सर हम ओल्ड एंड डेवलप्ड सिटी में करते थे, ओल्ड एंड डेवलप्ड सिटी में करते थे, डेवलप्ड सिटी में करते थे। जैसे कि हो गया आपका दिल्ली शहर, जैसे कि हो गया आपका दिल्ली शहर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का, तो इसका यूज कहाँ करते थे हम, न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग सिटी में, न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग सिटी में हम इसका यूज करते थे, ग्रोइंग सिटी में करते थे। जैसे हो गया आपका चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ में हम किसका यूज करते थे, आपका इसका यूज करते थे। उसी तरह से हम बात करते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड की, तो इसका यूज हम ओल्ड एंड न्यू सिटी, न्यू एंड ओल्ड दोनों में कर सकते हैं, न्यू एंड ओल्ड दोनों में कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज क्वेश्चंस में क्या पूछा है, ओल्ड एंड वेरी लार्ज सिटी। तो ओल्ड एंड वेरी लार्ज के लिए आपके लिए कौन सा मेथड रहेगा, ओल्ड एंड लार्ज के लिए सर अर्थमेटिक, बिल्कुल। ठीक है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज किसके लिए रहता है, न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग। और जो आपके पास ओल्ड और न्यू दोनों के लिए करना हो, तो उसके लिए आपके पास इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होता है उससे हमें लेसर वैल्यू मिलती है, कम वैल्यू मिलती है। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से, तो इससे हमें सबसे ज्यादा हायर वैल्यू मिलती है, इससे क्या मिलती है, हमें हायर वैल्यू मिलती है। बट अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से, तो आपके पास किसी वैल्यू मिलती है इन बिटवीन AIG अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड एंड आपकी IIM, इन दोनों के बीच की वैल्यू मिलती है, यानी कि इंटरमीडिएट वैल्यू मिलती है। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हुआ आपका, तो सबसे बेस्ट मेथड अगर देखा जाए तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड आपके पास सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, सारे पॉइंट्स शॉर्ट पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ हावर्ली वेरिएशन फैक्टर। किसकी बात कर रहा है वो, हावर्ली वेरिएशन फैक्टर की, यानी कि वेरिएशन डिमांड की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हावर्ली वेरिएशंस की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, चाहे टाइप्स ऑफ वेरिएशंस बोलो इसको या फिर टाइप्स ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। ठीक है, तो मैं डिमांड या फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर डिमांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा आता है सबसे पहले, सर मैक्सिमम हावर्ली डिमांड आता है, मैक्सिमम हावर्ली के बाद मैक्सिमम डेली डिमांड आता है, फिर मैक्सिमम आपके पास वीकली डिमांड आता है, फिर वीकली के बाद आपके पास मैक्सिमम मंथली डिमांड आ सकता है। आप कोई भी डिमांड फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरिएशन फैक्टर की बात करते हैं तो इसका मैक्सिमम हावर्ली डिमांड का क्या होता है आपके पास, वैसे तो 2.7 होता है बट वो कैलकुलेट करके आता है, वैसे एक्चुअल हम कितना देखते हैं 1.5 एनुअल हावर्ली डिमांड, एनुअल हावर्ली डिमांड का हो या फिर एनुअल हावर्ली वेरिएशंस का हो भी। अगर डेली के लिए देखते हैं तो 1.5 एनुअल डेली डिमांड,
ठीक है, ADD हो जाएगा आपके पास। ठीक है, उसी तरह से वीकली की डिमांड देखते हैं तो 1.48 इज एनुअल, नहीं मंथली होगा आपके पास मैक्सिमम, ये तो आपके पास मैक्सिमम डेली के लिए हो गया है, तो ये हो जाएगा 1.48 इंटू एनुअल वीकली डिमांड या एवरेज वीकली डिमांड बोल दो आप। ठीक है, और यहाँ पे 1.20 एवरेज मंथली डिमांड। क्लियर है, तो यहाँ पे सबके पीक फैक्टर दिए गए हैं। आपको हावर्ली वेरिएशन का पीक फैक्टर दिखाना था, तो हावर्ली का वेरिएशन फैक्टर कितना है, 1.5 है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये जो वेरिएशंस के जो फैक्टर है ये आइडिया किसने दिया था, गॉडरिच ने दिया था। दिस कंसेप्ट, जो ये कंसेप्ट दिया था, दिस कंसेप्ट गिव्स द गोडरिच ने, किसने दिया था, आपके गोडरिच साहब ने दिया था। और इसी गोडरिच को क्या बोला गया, उसने गॉडरिच फॉर्मूला बोला गया था। गॉडरिच फॉर्मूला क्या था आपके पास, तो ये था P इज इक्वल टू 180, देखिएगा P इज इक्वल टू 180 इंटू टी की पावर 0.1। ठीक है, आपके पास ये क्या था, दिस इज द गोडरिच फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपके पास ईयर भी दिया गया है और पॉपुलेशन भी दे दी गई है। तो तीसरा कॉलम क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस का बनेगा, जिसको मैं यहाँ पर एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्स से। तो अगर मैं बात करता हूँ पॉपुलेशंस का, तो कितना इंक्रीमेंटल हुआ यहाँ पर आपके पास, 9000 का इंक्रीमेंटल हुआ। यहाँ पे कितना हुआ आपके पास सर, यहाँ पर 8000 का इंक्रीमेंटल हुआ। यहाँ पे सर कितने का इंक्रीमेंटल हुआ आपके पास, 12000 का इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई है, x2 मान लेता हूं और इसको मैं x3 मान लेता हूं। तो यहां से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, x बार फाइंड आउट कर सकता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 कर सकता हूं। तो x बार क्या हो जाएगा मेरे पास, 9000 हो जाएगा, प्लस हमारे पास 8000 हो जाएगा, प्लस मेरे पास 12000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय के दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 करूंगा। क्लियर है, काउंट करेंगे 9 और 8 कितने हो गए आपके पास, 16 हो गए हैं, 16 और सॉरी 17 हो गए, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 12 कितने हो गए, 29000। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x बार इज इक्वल टू 29000 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 9666.6 आ जाता है। क्लियर है, तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला देखना चाहूँ अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का, तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, Pn इज इक्वल टू P0 प्लस n x बार। क्लियर है, Pn किसके लिए देखना है आपको, 2011 के लिए पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। लास्ट नॉन कितनी है आपके पास, 1981 गिवन है, 1981 गिवन है, प्लस आपके पास कितना नंबर ऑफ डेके है, इज x बार। अब जब नंबर ऑफ डेके निकालना है तो आपके पास ऑब्वियसली है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन दी है वो आपके पास एवरी 10 ईयर्स के बाद दी गई है, 10-10 साल बाद की पॉपुलेशन आपको दे दी गई है, और आपको निकालनी कब की है, 2011 की निकालनी है। तो यानी कि आपको 30 साल बाद की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि नंबर ऑफ डेके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिएगा आपके पास नंबर ऑफ डेके के लिए लास्ट देखना है, लास्ट ईयर्स कब दिया है, निकालना कब के लिए, 2011, और लास्ट कितना है, 1981। एक डेके में कितने ईयर्स होते हैं, 10 ईयर्स होते हैं। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3, यानी कि नंबर ऑफ डेके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे 2011 प्लस P 1981 कितना है, 1,28,000 है। कितना दिया गया आपके पास, 1,28,000 है, प्लस आपके पास कितना नंबर ऑफ डेके हैं सर, 3 है, इंटू x बार। x बार कितना दे दिया गया हमारे पास, तो सर 9666 समथिंग ये दिया है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिएगा, देखिएगा 9666.66 इंटू 3 प्लस कीजिएगा 1,28,000, 1,28,000। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 15699 समथिंग आ जाएगा आपके पास, 98 आ जाएगा, 1,56,000 के आसपास आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे 1,36,000, 1,46,000 आ रहा है, यहाँ पे 1,26,000 आ रहा है, यहाँ पे 1,56,000 आ रहा है। तो आपके पास कितना आ रहा है, 1,56,099 समथिंग आ रहा है, यानी कि नियर अबाउट आ रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, 1,56,000 हो जाएगा। वैसे अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पर इसको दोबारा से इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 9,000 प्लस 8,000 कितना हुआ, 17, प्लस 12,000 किया 29 डिवाइडेड बाय 3 किया, तो यहाँ पे 966। हाँ, तो आपके पास कितना आ रहा है, 1,56,000। तो हमारे पास
राइट आंसर क्या हो गया है यहाँ पर, डी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि आपके वाटर डिमांड का, सोर्सेज का एंड कन्वीनियंस का एसएससी जेईई में जो पूछा गया है, ये आपके पास लास्ट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा कि आइडेंटिफाई द मेथड्स फॉर द फोरकास्ट ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ ए टाउन whenever the percentage increase in population from decade to decade assume remains constant। देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको दो तरह के मेथड्स बताए थे। एक मेथड्स बताया था मैंने आपके पास अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, और दूसरा बताया था मैंने आपके पास ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस है कि सर जो dp/dt रहेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे भी जो dp/dt रहेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा। देखिएगा कैसे, यहाँ पे आपके पास x के रिस्पेक्ट में हमारा टाइम आ जाएगा और y के रिस्पेक्ट में आपका पॉपुलेशंस आ जाएगा। कुछ यही था यहाँ पे, और इस कंडीशंस में आपने बोला था कि जब dp/dt क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। बट कांस्टेंट कैसा, टाइम टू टाइम हो जाएगा। बट जब हम बात कर रहे थे इस कंडीशंस में, तो यहाँ पर ये टाइम था आपके पास और यहाँ पर हमारे पास ये पॉपुलेशन था। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे टाइम और ये पॉपुलेशन, यहाँ पे भी जो आपका जो dp/dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। बट ध्यान रखना वो कैसे होगा, डेकेड टू डेकेड। ठीक है, डेकेड टू डेके हो जाएगा, मतलब हर 10 ईयर्स के बाद वही पॉपुलेशन मतलब आपका कैसा रहने वाला होगा, कांस्टेंट रहने वाला हो। तो उसने आज डेके टू डेके की बात की है। तो ये था आपके पास अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड और ये था आपके पास ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। तो ये कौन सा मेथड हुआ, क्या लॉजिस्टिक कर्व मेथड हुआ? नहीं सर, लॉजिस्टिक कर्व में जो आपका ग्राफ बनता है कुछ एस शेप का ग्राफ बनता है। कैसे बनता है सर, आपका वो एस शेप का ग्राफ बनता है, और एस शेप में कैसा सर, कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये टाइम रहता है और ये आपके पास पॉपुलेशन रहती है, तो इसको आप एस कर्व भी बोलते हैं। कौन सा कर्व बोलते हैं, एस कर्व बोलते हैं। और यही वो कर्व है जो आपके पॉपुलेशंस के कर्व को आइडलाइज्ड करता है, यानी कि एनालाइज करता है। और ये जो मॉडल दिया था किसने दिया था, लॉजिस्टिक साहब ने दिया था। कब दिया था, 1824 के अंदर दिया था। क्लियर है, ये बात आप जान लीजिएगा। लॉजिस्टिक कर्व मेथड नहीं सर, ये तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड नहीं सर, ये दोनों ये जो है ये अजम्पशंस पे बेस्ड है। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज में रहता है डेकेड टू डेकेड dp/dt कांस्टेंट, बट टाइम टू टाइम रहेगा तो आपके पास अर्थमेटिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास उसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो जितने भी क्वेश्चंस है और जितनी इनकी डिटेल्स है आप भी इस डिटेल को बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा डियर। क्लियर है, मिलते हैं हम अपने एक और नए सेशन के साथ जहाँ पर हम बात करेंगे आगे के पार्ट के कुछ क्वेश्चंस की।